नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर थे और अभी वह लौट गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी जो है, जो तीनों देशों की यात्रा की है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मुख्य रूप से अगर हम बात करें यहाँ न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर क्या क्या उपलब्धियाँ रही और किन किन मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा में बातें जो जो रही हैं, उन पर हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक एक पड़ाव पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इंडोनेशिया पर बात करेंगे, देन ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड पर। तो पहले पड़ाव पर चलते हैं, इंडोनेशिया पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। तो देखेंगे आप, सबांग पोर्ट डील हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पर बात हुई है, क्रिटिकल मिनरल सहयोग, यूपीआई पेमेंट सिस्टम से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं आपको देखने को मिली हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले पड़ाव की, तो पहला पड़ाव इंडोनेशिया का जकार्ता था और ये पीएम मोदी की चौथी इंडोनेशिया यात्रा थी। दोस्तों, उन्होंने आप देखेंगे तो जो वहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ पर आप देख रहे होंगे गले मिल रहे हैं, प्रबोवो, इनका नाम है प्रबोवो, है ना, इनसे मुलाकात की और 2 दिन के टूर में उन्होंने इंडोनेशिया संसद में भाषण दिया और दोनों देशों के बीच आप देखेंगे तो 14 समझौते पर जो साइन हुआ है, जो एमओयू हुआ है, वह देखने को मिला है और इसमें 2 सबसे बड़ी डील रही हैं, उन पर हम विशेष तौर पर बात करेंगे। तो एक कंप्लीट हम जो है इस यात्रा का पूरा डिस्कशन इस लेक्चर में करने वाले हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तर में स्थित जो सबांग पोर्ट है, इसके विकास के लिए एक समझौते पर आप देखेंगे तो हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, और यह पोर्ट आप देखेंगे तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके का देखने को मिलेगा और इस परियोजना का जो प्रस्ताव है वह आप देखेंगे तो इंडोनेशिया ने मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब इंडोनेशिया की यात्रा थी उसके दौरान दिया था। दोस्तों, उसी समय आप देखेंगे तो दोनों देशों ने एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का भी निर्णय लिया था और वर्ष 2023 तक परियोजना की जो मुख्य रूप से फिजिबिलिटी है, यह स्टडी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, अब समझौते के बाद आप देखेंगे तो इसके विकास का कार्य जो है वह आगे बढ़ेगा। सबांग आप देखेंगे तो एक डीप वाटर, एक गहरे पानी का बंदरगाह है और जहां लगभग आप गौर करेंगे तो 50,000 टन तक के जो जहाज हैं, जो पनडुब्बी हैं, जो परियोजनाएं हैं, वह आपको जो है देखने को मिलेंगे और जो युद्धपोत है वह आपको आते जाते दिखाई दे देंगे। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत कितना निवेश करेगा, परियोजना कब पूरी होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी भी आपको सामने देखने को नहीं मिलेगी, है ना। दोनों देशों ने आप देखेंगे तो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है और जो इंडोनेशिया के आचे और जो सुमात्रा क्षेत्र के बीच की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जो संपर्क बढ़ाने पर सहमति है वह भी दर्ज करी गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के लिए इस डील का महत्व क्या है, तो ध्यान रखिएगा, भारत ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित कर रहा है। आप लोग जानते होंगे, बहुत चर्चा में रहा है और जो आप देखेंगे जो सबांग पोर्ट है उससे लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबांग पोर्ट से जो है आप देखेंगे इसकी जो दूरी है वह बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाती है। सबांग मलक्का जलडमरू मध्य के उत्तरी प्रवेश द्वार के पास है। आप अगर मैप में देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो गौर कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो चीन का लगभग 70% जो तेल आयात है और जो बड़ी व्यापारिक समुद्री व्यापार है इसी मार्ग से होकर गुजरता है। जो मलक्का जल संधि आप देख रहे हैं, जो जलडमरू मध्य देख रहे हैं, इसी पर दोस्तों मलक्का जलडमरू मध्य की बात करें तो चीन की निर्भरता को मुख्य रूप से मलक्का डायलेमा कहा जाता है। आप लोगों ने इस शब्द को सुना होगा, जाना होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसी कारण चीन हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपनी जो नौसैनिक उपस्थिति है यह भी बढ़ाने का अभी प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार और सबांग पोर्ट के विकसित होने से जो भारत की मलक्का जलडमरू मध्य की जलडमरू मध्य है, इसके दोनों ओर रणनीतिक उपस्थिति खूब अच्छे से मजबूत हो पाएगी और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को आप देखेंगे तो चीन के मुकाबले बेहतर जो सामरिक संतुलन है, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, वह प्राप्त हो पाएगा। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करें तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहले से ही आप गौर करेंगे तो इंडोनेशिया में बड़े निवेश करते हुए आपको नजर आएगा। चीन उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है और इसलिए इंडोनेशिया सबांग पोर्ट को किसी चीन विरोधी सैन्य अड्डे के रूप में विकसित नहीं करना चाहेगा। फिर भी आप गौर करेंगे तो इस परियोजना से क्षेत्र में जो भारत की रणनीतिक और जो आर्थिक उपस्थिति है यह निश्चित रूप से मजबूत आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा आप दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो आप गौर करेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरा रहा, पहला तो इस डील पर हस्ताक्षर हुआ, दूसरा आप देखेंगे जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की जो सप्लाई है उसको लेकर भी चर्चाएं देखने को मिली हैं। दोस्तों, भारत की जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो डीआरडीओ और जो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के बीच आप देखेंगे तो एक ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की जो आपूर्ति है इसको लेकर भी एक समझौता अभी देखने को मिला। दोस्तों, इसके तहत आप देखेंगे तो भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम उपलब्ध कराएगा और इंडोनेशिया की बात करें तो
इंडोनेशिया ने पहले ही $10 करोड़ में जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी एक जो है बैटरी खरीदने का जो प्रस्ताव है वह रखा है, यानी एक बैटरी में आप देखेंगे तो 12 मिसाइलें शामिल होती हैं। दोस्तों अनुमान यह लगाया जा रहा है कि पूरी डील का जो मूल्य है लगभग आप देखेंगे तो $63 करोड़ हो सकता है, और इस पैकेज में मिसाइल सिस्टम के साथ साथ जो प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, यह सभी इसमें शामिल होगा। दोस्तों इस समझौते के तहत आप देखेंगे तो सरफेस टू सरफेस और जो एयर लॉन्च दोनों सुपरसैनिक वेरिएंट हैं वह आपको शामिल दिखाई दे देंगे, और जिनकी मारक क्षमता की बात करें तो लगभग आपको 300 किलोमीटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल वर्तमान में आप देखेंगे तो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात आपको दिखाई देगी, और इंडोनेशिया भी आप देखेंगे तो अपने सुखोई 30 बेड़े में इस मिसाइल का जो एकीकरण है, जो इंटीग्रेशन है वह करेगा। और दोस्तों इस समझौते के बाद अगर हम बात करें तो फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें, BDL की बात करें, और इंडोनेशिया की कंपनी है रिपब्लिक कॉर्प, है ना, इसके बीच भी आप देखेंगे तो भारत की जो अस्त्र MK1 और एयर टू एयर मिसाइल है इसके संबंध में भी अलग समझौते आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें इस डील के महत्व के बारे में तो आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के माध्यम से भारत अपने जो स्वदेशी रक्षा उद्योग है उसको वैश्विक स्तर पर मजबूत करना चाहता है। निर्यात बढ़ाने में ब्रह्मोस का उत्पादन भी बढ़ेगा, और जिससे इसकी लागत कम होगी और भारत का जो रक्षा निर्यात है इसको नई गति मिल सकेगी। तो भारत के लिए इस डील का महत्व आपको नजर आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों भारत इंडोनेशिया के बीच क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी आप देखेंगे तो सहयोग बढ़ाने पर जो सहमति है वह भी जताई है, और दोनों देशों के बीच जो बैटरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गया, सेमीकंडक्टर उद्योग हो गया, इसमें भी आप देखेंगे तो उपयोग होने वाले जो निकेल और जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनकी सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलेगी, इनको भी ये मजबूत करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत का जो UPI है इंडोनेशिया के भुगतान तंत्र से यह जोड़ा जाएगा, इसको भी लेकर एक सहमति बनी है, और इसी के साथ भारत अब तक आप देखेंगे तो 23 देशों के साथ इस प्रकार का भुगतान सहयोग स्थापित पहले कर चुका है। ठीक है, तो इस पर भी आप गौर करेंगे। अब हम दूसरे पड़ाव पर बढ़ते हैं, और दूसरे पड़ाव में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको देखते हैं। दोस्तों भारत को यूरेनियम सप्लाई और इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन यह सभी आपको देखने को मिलेंगे दूसरे पड़ाव में। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का दूसरा पड़ाव रहा ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, जहां वे आप देखेंगे तो 8 से लेकर 9 जुलाई तक इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो एंथनी जो अल्बानीज हैं इनके बीच आप देखेंगे तो जो एक तीसरा समझौता वह देखने को मिल जाता है, और आप देखेंगे तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन, जो तीसरा ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन है, भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन, यह जो है आयोजित होता है। दोस्तों दोनों देशों के बीच आप देखेंगे तो 18 समझौते यहां पर भी होते हैं, और आप देखेंगे जिसमें यूरेनियम आपूर्ति को लेकर समझौता और अन्य भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल जाती हैं। यूरेनियम सप्लाई डील की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ष 2014 से ही आप गौर करेंगे तो जो सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन एग्रीमेंट है वह हुआ था, और इस समझौते के तहत ही आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करनी थी। लेकिन अब तक अगर आप गौर करेंगे तो यह आपूर्ति जो है सीमित रही है, और अगर हम गौर करें तो ऑस्ट्रेलिया को आशंका थी कि यूरेनियम का जो उपयोग है यह परमाणु हथियार के निर्माण में किया जा सकता है, और इसके कारण भी आप देखेंगे तो कई बार जो है यह इस प्रकार की बातें निकल कर आती थी, और इसी के कारण आप देखेंगे तो इसकी गति थोड़ी धीमी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो दोनों देशों ने इस समझौते को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत की आवश्यकता के अनुसार यूरेनियम का निर्यात कर सकेगा। संयुक्त जो बयान आया उसके अनुसार अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यह यूरेनियम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य विशेषकर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा, और इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करेगी ताकि इसका उपयोग केवल असैन्य कार्यों तक सीमित रहे। हालांकि दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भारत को कितनी मात्रा में, किस कीमत पर और कब से यूरेनियम की आपूर्ति करेगा इसकी विस्तृत जो जानकारी है अभी सार्वजनिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों भारत के लिए इस डील के महत्व के बारे में देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, जेट इंजन और जो अन्य उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद हैं इसके निर्माण में किया जाता है। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो लिथियम और कोबाल्ट आधुनिक बैटरियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत अपनी लिथियम, कोबाल्ट और निकिल की लगभग पूरी आवश्यकता आयात के माध्यम से ही पूरी करता है। और दोस्तों यद्यपि जम्मू कश्मीर में लगभग आप देखेंगे तो 59 लाख टन जो लिथियम का भंडार है वह भी अभी हाल ही में आपको देखने को मिला है, लेकिन वहां अभी जो व्यावसायिक खनन है यह शुरू नहीं हो सका है। ठीक है, तो यह भी चीजें आपको देखने को मिली हैं, और यह जो है एक बहुत ही दूसरे पड़ाव की जो डील रही है वह आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है,
तो इस पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे। और अब हम जो है आएंगे अपने तीसरे पड़ाव पर, और तीसरे पड़ाव पर हम बात करेंगे मुख्य रूप से बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तीसरा पड़ाव न्यूजीलैंड के साथ है। दोस्तों अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यह आखिरी पड़ाव है, और यहां पर न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड है वहां पर जो है मुख्य रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने यात्रा करी, और आप देखेंगे 10 और 11 जुलाई को यहां रहे। और पिछले 40 सालों में आप गौर करेंगे तो किसी भारतीय पीएम की जो पहली न्यूजीलैंड यात्रा है वह आपको देखने को मिल जाती है। और इससे पहले 1986 में आप देखेंगे तो तब के जो पीएम राजीव गांधी थे वह न्यूजीलैंड गए थे। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के जो पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, इनके बीच जो बातचीत है वह हुई, और इसके बाद 10 समझौते पर यहां पर भी जो है आप देखेंगे साइन हुआ। 8 इनिशिएटिव घोषणा भी हुई, और इसमें 2 चीजें सबसे अहम नजर आई। पहला आप देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जो रोड मैप टू 2030 है यह जो है। दोस्तों अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रोड मैप टू 2030, मार्च 2025 में ये आप गौर करेंगे तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए है इस पर बातचीत शुरू हो गई थी। दिसंबर 2025 में अगर आप गौर करेंगे तो यह पूरा हो गया। 27 अप्रैल 2026 को इस पर औपचारिक साइन हो गए, और आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यानी ये डील जो है मोदी की मौजूदा यात्रा से पहले ही आपको देखने को मिल चुकी थी। अब दोस्तों इस यात्रा में आप देखेंगे तो इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर अपग्रेड किए जाने की बात हो रही है, यानी तय हुआ है कि एफटीए जल्द ही लागू करके जो ट्रेड है वह बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ इंडिया न्यूजीलैंड के रोड मैप 2030 नाम का जो एक दस्तावेज है वह जारी किया गया है, और इसके तहत आप देखेंगे तो दोनों देश जो ट्रेड, डिफेंस, समुद्री रक्षा और जो आतंकवाद है इसको लेकर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से चर्चाएं करते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ 2030 तक आप देखेंगे तो जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है इसको दोगुना करके करीब 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक का जो पहुंचाने का लक्ष्य है वह रखा गया है, ठीक है। तो यहां पर इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत के लिए डील बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यूजीलैंड भारत के लिए अपना एक छोटा ट्रेड पार्टनर भी नजर आता है, और भारत जिन देशों को सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है उसमें न्यूजीलैंड 80वें नंबर पर आपको नजर आएगा, जबकि भारत जिन देशों में सामान इंपोर्ट करता है उसमें 74वें नंबर पर आपको न्यूजीलैंड नजर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों में जो ट्रेड है वह बढ़ाने की काफी जो गुंजाइश है वह नजर आती है। भारत के लिए डील के मायने की बात करें दोस्तों तो न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है, और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से यह बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। यहां भी आप देखेंगे तो चीन अपनी जो सैन्य मौजूदगी है वह लगातार बढ़ा रहा है। बाकी अहम डील की बात करें तो दोनों देशों ने जो काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ड्रग की तस्करी को लेकर, साइबर फ्रॉड वगैरह को लेकर इससे निपटने के लिए जो सहयोग है उसको भी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करी है। नागालैंड, उत्तराखंड में देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा यहां पर करी गई है। तो दोस्तों यहां पर इस तरह की डील जो है इन तीनों देशों के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे और चीजों को कनेक्ट कर पाए होंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, ऐसे टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए।